नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा प्राइम टाइम खास शो। इंडिया बोल रहा है। खाड़ी के देशों से आ रही खबरें दुनिया को दहला रही हैं। शांति की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम हो चुकी हैं और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महायुद्ध की बिसात बिछ गई है। ट्रंप और ईरान के बीच शह और मात का खेल अब खतरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप के डबल गेम ने आग में घी डालने का काम कर दिया। एक हाथ में शांति प्रस्ताव का दिखावा तो दूसरे हाथ में विनाशकारी हथियारों की धमक। ट्रंप की गीदड़ भभकी साफ है, या तो ईरान समझौता करे वरना तबाही के लिए तैयार रहे। उधर ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो ईरान अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर बड़े सरप्राइज हमले की तैयारी में है। संकेत बिल्कुल क्लियर कट साफ है। जंग अब टलने वाली नहीं है बल्कि और भड़कने वाली है। ना कूटनीति काम आ रही है, ना बातचीत का कोई रास्ता बचा है। और ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है। क्या दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध को झेल पाएगी? जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? संकेत तो यही कहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश तैयारी। मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। शांति की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आती हैं और युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। ट्रंप की गीदड़ भभकी ने ईरान को दहला दिया है और अब सरप्राइज अटैक की तैयारी में है, जो इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। लेकिन ट्रंप का पाखंड इस बीच भी जारी है। ट्रंप मिडिल ईस्ट में जो कर रहे हैं उसको दर्शाने के लिए एक एआई तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हमारी टीम ने तैयार की। वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप जो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके एक हाथ में है शांति का प्रस्ताव। वो तस्वीर जरा दिखाइएगा। एक हाथ में है शांति का प्रस्ताव तो दूसरे हाथ में है विनाशकारी हथियार। एक हाथ में है परमाणु हथियार लिए बता रहे ईरान में जंग की आग फिर से लगाएंगे, तो दूसरे हाथ में फायर एक्सटेंशन लेकर, सिलेंडर लेकर हमारी शर्तों पर सीज फायर कर लो तो ही जंग की आग बुझा देंगे। ये एक तरह से फिलॉसफी डोनाल्ड ट्रंप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से यही कहीं ना कहीं उद्देश्य नजर आ रहा है। डबल गेम, एक तरफ आग लगाते हैं और दूसरी तरफ आग बुझाने का ढोंग रचते हैं। इस पूरी जंग में इजराइल सबसे बड़ा मोहरा है। कैसे? दरअसल नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से उन्हें खुली छूट मिल गई। इजराइल ने पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कसम खाई हुई थी और अगर ईरान एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो मान के चलिए इजराइल उससे अंतिम प्रहार में बदलने की तैयारी करके बैठा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध वाले रुझान आखिर किस तरह से मिल रखे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल अलग अलग बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये जो युद्ध है वो महायुद्ध में तब्दील हो रहा है, उसके 7 बड़े रुझान समझिए, 7 संकेत। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में सीधा सैन्य संघर्ष, हमने देखा कई जगहों पर हमले हुए। दूसरे संकेत, ईरानी तेल टैंकरों पर अटैक किए गए। तीसरा जो बड़ा संकेत है, यूएई पर ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं। हालांकि इसे फॉल्स ऑपरेशन की बात ईरान कहता है, लेकिन ईरान की मिसाइलों की बातें सामने आई। चौथा बड़ा संकेत है, संवर्धित यूरेनियम पर ईरान का रुख बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट रुख साफ कर चुका है। जो पांचवें संकेत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती, ये बहुत बड़ा संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की अब सीधे सीधे खुली धमकी दी है, कह रहे हैं मान जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। सातवीं जो बड़ी संभावना है, ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल ने करके रखी है और यही बड़ी तस्वीर को दर्शाता है कि यह महायुद्ध अब आने वाले वक्त में है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, यह हम सभी जानते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। सुबह बयान कुछ आता है, दोपहर होते होते बदल जाता है और शाम होते होते तो पलटी भी मार जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दी है कि ईरान को समझौता करना पड़ेगा वरना हम वो तबाही मचा देंगे जो इतिहास ने कभी नहीं देखी। और समझिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि युद्ध का अल्टीमेटम है। शांति का रास्ता धुंधला चुका है।
कूटनीति की मेज पर अब सिर्फ धमकियां ही बची हुई नजर आती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो गीदड़ भभकी है ईरान को समझौते की मेज पर लाएगी या उसे परमाणु बटन दबाने पर मजबूर कर देगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस तरह से बार बार धमकी दे रहे हैं और इस बार उन्होंने क्या धमकी दी और क्या गीदड़ भभकी है, ये आइए ये भी आपको बताते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि ईरान समझौता कर ले वरना बहुत पछताने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुकते, वो कहते हैं अगर समझौता नहीं हुआ मतलब ईरान की तबाही निश्चित है, ईरान तबाह हो जाएगा, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, हम रहने ही नहीं देंगे, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए एक बार फिर से अभियान का आगाज होगा, अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भभकियां हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में फिर से स्टेप बैक कर लिया। ये डराने की एक तरह से तकनीक यहां पर नजर आ रही है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या ईरान डर गया? तेहरान से जो खबरें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही इशारा करती हैं। ईरान सरप्राइज हमले की फिराक में बैठा है। कई ऐसी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट सामने आई, उनकी माने तो ईरान ने इराक, सीरिया और यमन में मौजूद अपने तमाम प्रॉक्सी समूहों को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। ईरान का प्लान अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर एक साथ अटैक करने का है और उनके निशाने पर है इजराइल के तेल अवीव और उसी के जैसे तमाम बड़े शहर। इतना ही नहीं, खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाज, अमेरिकी ठिकाने एक बार फिर से निशाने पर है। इधर ईरान के बड़े हमले का काउंटडाउन भी शुरू होता हुआ नजर आता है। किस तरह से वो भी जरा जान लीजिए। अब कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है ईरान ने कर रखी है बड़ी तैयारी और आज रात ईरान कर सकता है अमेरिका और इजराइल के अलग ठिकानों पर बड़े हमले। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीमा की ओर ईरान की कार्गो कॉन्वॉय और सैनिकों की मूवमेंट्स देखी गई हैं। हजारों सैनिक और हथियारों को सीमाओं पर तैनात करने का दावा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका के बीच में भीषण जंग फिर से शुरू हो रही है, उसके संकेत भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कई अलग अलग जगहों पर हमले हुए, अमेरिका ने ईरानी सीमा के पास में खाली तेल टैंकरों पर अटैक किया और एक तरह से संकेत दे दिए कि यह हमला अब शुरू होने वाला है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी बड़ी कार्रवाई की, मिसाइलें दाग दी। इतना ही नहीं, यूएई की जो एयर डिफेंस है उसने भी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यह दावा एक तरह से किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाला ये बारूदी गुबार सीधा ये बताता है कि महायुद्ध अब कुछ ही कदमों की दूरी पर है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और ईरान की जिद ने दुनिया को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। ट्रंप का खेल खतरनाक है, ईरान का जवाब घातक हो सकता है। क्या ट्रंप जंग रोकने में कामयाब हो पाएंगे या ये दुनिया के विनाश की शुरुआत है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, उनसे जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन श्याम कुमार जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से वरिष्ठ पत्रकार अमर मसीकान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन राजन कोचर साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जो तमाम संकेत नजर आते हैं, एक तरफ अमेरिका की तरफ से हमलों की खबर, उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से, अब कई बड़े इंटेल्स ये हैं कि ईरान ने बॉर्डर एरिया में मूवमेंट्स बढ़ा दिए हैं। तो क्या काउंटडाउन माना जाए आखिरी प्रहार का? ये धन्यवाद नेहा जी। आई डोंट आपका जो ओपनिंग नैरेटिव था काफ़ी लंबा था और उसमें काफ़ी आपने डिटेल्स शेयर करी हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये मुझे पता नहीं है। बट जो मेरा असेसमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है अभी। अभी प्रिपरेशन हो रही है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में अगले हफ्ते, और कोई भी युद्ध की तैयारी नहीं है अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। बिकॉज दोनों एक डायलॉग में हैं, अभी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और
जो मेरी जानकारी है कि अभी ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है अग्री टॉक्स के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 आप जैसे बता रहे हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है? जी। वर्ल्ड वॉर 3 ये थोड़ी होता है कि आपस में झगड़ा हो गया और वर्ल्ड वॉर 3 हो गई। वर्ल्ड वॉर 3 में सुपर पावर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही है नजर। तो वर्ल्ड वॉर 3 के बाद तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी, इट इज अ इल्यूजन, इट इज नॉट अ रियलिटी। नहीं सर, लेकिन जो मूवमेंट से एक्चुअली जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये जो सारी अभी बातें बताई गई, वो दरअसल उन नैरेटिव रिपोर्ट्स के आपकी आधार पर मूवमेंट्स है। आपकी, लेकिन आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आपकी क्या मूवमेंट्स आपको नजर आ रही है? हम्म। इस मुझे तो कोई इसको मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रही। और अच्छा। जिस तरीके से ओपन मीडिया की इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास, आई डोंट थिंक देयर एनी मूवमेंट्स इन्वॉल्व एनीवेयर। सो आई डोंट, मैं एक वॉर सिनेरियो इसको देखता नहीं ही नहीं मानते। हूँ, अच्छा। बिकॉज मैं, यू सी, आई analyze a thing on credible information. I don't analyze a thing on speculative information. अच्छा, तो Speculative राजन कोचर जी, एक बात फिर मुझे जरा बताइएगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां तो दे रहे हैं कि भाई अब या कभी हम देखते हैं मार्को रूबियो की तरफ से, कभी पीट हेग्सेथ की तरफ से, और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये बात कहा गया कि भाई बात मान लो वरना उसके बाद में यहाँ पर स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। एक तरफ फिर से पीस टॉक की बात और दूसरी तरफ फिर से यहाँ पर भड़काने वाली बातें, क्या ये प्रेशर बनाने का एक तरीका है? बिल्कुल। देखिए, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो किया है इस पूरी लड़ाई में, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो ग्राउंड पे होता नहीं है। और हमेशा हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं, और इस तरीके से इस टाइप की इंफॉर्मेशन और इस टाइप की ये धमकियां अपने देते रहते हैं, बट ये ग्राउंड में ट्रांसलेट नहीं होती है। सो लेट्स टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। जो ओके। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, लेट्स नॉट रिएक्ट टू व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज यू एवरी डे इज चेंजिंग स्टेटमेंट। तो आप उनकी स्टेटमेंट को आप कितनी क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो जो हम एनालाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, दिस वॉर इज कमिंग टू अ क्लोजर, this war is coming to an end, and there is no amount of escalation। और आपको एक चीज और ध्यान में इसको नजर आनी चाहिए कि जो लेबनान में हो रहा है, जो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, वो इससे डिटैच्ड है। इसका मतलब कि आज भी ईरान की स्टेटमेंट्स नहीं आ रही है लेबनान के बारे में। एक टाइम पे आपको याद होगा ईरान ने स्टेटमेंट दिया था कि लेबनान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सीज फायर, बट आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग टुडे, बिकॉज आज भी ग्राउंड सिचुएशन लेबनान की ये है। एक शहर है लेबनान में, टायर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे यूएन की यूनिफिल है, और वहाँ पे भी बहुत अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। तो ये चीज़ थमने वाली नहीं है एज फार एज आपका इसराइल इज कंसर्न। इसराइल अपनी लड़ाई लेबनान में लड़ता रहेगा जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीज फायर जो हम यहाँ पे बात करते हैं। बट अभी क्या किया अमेरिका ने, अपने डेलीगेशन में एक नया एडिशन लेके आया, उसका नाम है निक स्टुअर्ट। निक स्टुअर्ट इज वो इजराइल का एक बहुत प्रो बंदा है। ही इज पार्ट ऑफ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक जहाँ पे इजराइल की जो मांग है, बिकॉज अभी हम देख रहे थे कि स्टीव विटकॉक और कुचनर और ये आपके वाइस प्रेसिडेंट वांस, बट अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन ईरान से ही मिल रही है और यूएस से मिल रही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दैट वांस मे नॉट बी पार्ट ऑफ दिस डेलीगेशन इनिशियली, एंड निक स्टुअर्ट जो एक हार्डलाइनर माने जाते हैं जी जी। इस तरफदारी की तरफ, अभी वो इस डेलीगेशन में इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब आपको साफ है कि इजराइल आल्सो वांट्स टू हैव अ स्टेक इन दिस नेगोशिएशन। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अभी जो हम एक सीज फायर देखते हैं, ये एक सीज फायर ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है। इट्स लाइक ए न्यू नॉर्मल सीज फायर, जिसमें
आपने देखा ईरान ने भी हमला किया जी। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी हमला किया। एक इसको ईरानियन डॉ को इस मारा है, डुबाया है उसको। हम्म। तो इस तरीके के हमले दोनों साइड्स में हो रहे हैं। पर जो स्टेटमेंट्स आ रही है दोनों तरफ से, वो ये बोलती है कि सीज फायर इज होल्डिंग। और इसका सर ये यही तो मतलब है बात कि है, वो एक तरफ नहीं सीज किया। फायर की बात होती है सर, मैं दोबारा आती हूँ। जिस तरह से एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन श्याम कुमार जी एक और बात यहाँ पर ये भी बड़ी देखने को मिली है। ऑल्दो अभी राजन जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की जो रिपोर्ट्स है उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ CIA की तरफ से कई अंदर खाने से ये भी रिपोर्ट सामने आई कि ईरान की ताकत का आकलन किया जा रहा है कि ईरान आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या बाकी जगहों पर कितने लंबे वक्त तक टिक सकता है। और अगर ये सीज फायर के बाद में एक बार फिर से हमले होता है तो इजराइल उस आखिरी फाइनल प्रहार की बड़ी तैयारी में है। ऐसी सिचुएशन बन रही है क्या सर? धन्यवाद नैना जी। जय हिंद शनवर्णा। जय हिंद सर। और मेरा मानना है कि फिलहाल अमेरिका ने पहले मिलिट्री मूवमेंट्स की और फिर डिप्लोमेसी पे गया और वापस मिलिट्री के लिए तैयार है। और वो सारी जो संभावनाएं हैं, ऑप्शन है, उनको ओपन करके चल रहा है। इतना मान के चलिए कि रशिया और अमेरिका ऐसी शक्ति हैं जिनकी इंटेंशन और इंटेंट और डेंट दोनों इतनी काबिलियत रखती है कि वो चाहें तो ईरान जैसे देश को खत्म कर सकते हैं या यूक्रेन जैसे देश को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी बनी है नई बाइडेन के टाइम पे, वो ऐसी पॉलिसी बनी है जहां वह मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करनी है, रुकना नहीं है, देर तक समझौता नहीं करना और मार दाम साम दाम दंड भेद से अपनी काम को करना ही करना है। चाहे वो वेनेजुएला से उनको निकाल लें, चाहे यूक्रेन से विड्रॉ कर लें, चाहे वो नाटो से विड्रॉ करने की बातें कहें। ये सब इसलिए कि वो बिजनेसमैन की तरह अमेरिका हमेशा से रहा है और ट्रंप उसको बड़ी इंटेंशन के साथ डेंट दे रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हो ना, CIA का आकलन या जो मेरा वॉर का आकलन करीब करीब 7 मार्च से मैंने शुरू किया कहना, उसमें बहुत कुछ मैं बहुत क्लियर हूं अपने आकलन में कि अमेरिका जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल मिडिल ईस्ट के कंट्री खासकर UAE को हैंडओवर नहीं करेगा, मैं तो ये कहता हूं गिफ्ट नहीं करेगा, तब तक उबाल गल्फ के पानी का खत्म नहीं होगा, खारापन खत्म नहीं होगा। ये तो कब्जा हुआ ना, ये तो बंदूक की नोक पर कोई गिफ्ट लिया जाता है क्या? देखिए ये सब बातें आप और हम कर सकते हैं, पर आपको ग्राउंड आकलन समझना चाहिए कि ये अमेरिका है और अमेरिका, ईरान हमारा मित्र देश रहा, पड़ोसी रहा, आज पाकिस्तान पड़ोसी बन गया है। संवेदना है मेरी उनके साथ, पर ये मत भूलिए कि मैंने 20 पॉइंट्स लिखे हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आकलन किया है मैंने, फ्यूचरिस्टिक व्यूज दिए हैं और उस पर कोई चेंजेस नहीं है मेरे कंसिस्टेंट व्यूज पर। ब्लॉकेट की मैंने चर्चा 7-8 मार्च से करनी शुरू कर दी थी और मैंने प्रोजेक्ट फ्रीडम के जैसे एक ऑपरेशन की चर्चा भी कम से कम 25 बार और आपके चैनल पे कम से कम 20 बार की है, विवेक जी से भी और मीनाक्षी से भी, और कह चुका हूं मैं कि ये होगा। अब आप मुझे बताइए HMS ड्रैगन किस लिए आ रहा है ब्रिटेन से? चार्ल्स डिगोल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले 50 दिनों से इजराइल की एयर डिफेंस क्यों दे रहा है मेडिटेरियन में खड़े होके, और परसों सुबह रेड सी में क्यों आ गया? क्या करने आ रहा है ये? डिस्ट्रॉयर इनके साथ 3-3 बड़े-बड़े। जॉर्ज बुश क्या करने आया है उधर? मैक्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर जो 40,000 टन के हैं और 7 से ज्यादा उनके बैलिस्टिक सबमरीन अंडर वाटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उनकी मरीन्स क्या कर रही है? CTG 53 जो बहरीन में बैठा हुआ है, अंडर वाटर ऑटोनोमस बोट्स जो चुपचाप माइंस को हटाया जा रहा है, क्या कर रहा है ये? अंडर वाटर ड्रोन्स क्या कर रहे हैं? रोबोटिक्स क्या कर रहे हैं? AI क्या कर रहे हैं? आखिर ये एक बात बताऊं आपको मैं जी। USS रॉबर्टसन और USS मर्फी इस्लामाबाद की जब पहली टॉक हुई थी उस दिन वो सवेरे वहां घुसे थे और मसल फ्लेक्सिंग करते हुए वापस चले गए। 2 चीजें कहना चाहते थे, अगर तुम मारोगे मुझे तो ट्रस्ट डिफिसिट होगा, तुम्हारा टेबल पे तुम्हारा टॉक चल रहा है, और अगर नहीं मारते तो मैंने एक रास्ता दिखाया कि एक रास्ता सुरक्षित है जिससे हमारे शिप्स जरूरत पड़ने पे गुजर सकते हैं, और वो सदर्न साइड में है, ओमान की तरफ है जहां UAE का किराना लगता है। और अभी भी जो 3 डिस्ट्रॉयर गए ये मसल फ्लेक्सिंग करने गए, धौ को डुबाया और वापस चले गए। इन्हें पता है कि एसिमेट्रिक थ्रेट्स हैं, ईरान करेगा अटैक और ये सब होगा। मैं एक और बात कह दूं आपको, जी जी। 14 अप्रैल 1988 को, मैं पुरानी बात कह देता हूं, 14 अप्रैल 1988 को
ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चल रहा था, कुवैती टैंकर को एस्कॉर्ट करके यूएसएस रॉबर्ट्स जा रहा था, माइन से टकरा गया, 26 सेलर घायल हुए 1 मिनट दीजिए। और अगले दिन प्राइम उन्होंने लैंड किया, प्राइम चांस, सारे माइन सुपर्स को क्लीन किया और 18 अप्रैल को प्रेइंग मैंटिस लॉन्च किया, ईरान के सारे नेवी को धो डाला। ये पहली घटना नहीं है, मैं नेवी के आकलन से बात कर रहा हूं, आपको टैंकर वॉर हो चुका है और अमेरिका को पता है कि वो आएगा तो दिक्कतें होंगी, लेकिन अंडर वाटर जो इनविजिबल फोर्सेस जो अमेरिका की बहरीन और मनामा में स्थित है वो अपना काम कर रही हैं। एडमिरल ब्रैड कूपर को सुनिए। एक और बात कहूंगा लास्ट में, बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। जी ये जो अगर रेड हुई, ये जो हार्बर पे अटैक किया जा रहा है, मैंने कहा है कैचिंग ईरान बाय जुगलर वेन, तो ये जुगलर वेन पे जो अटैक हो रही है ये इसलिए हो रही है, आप जो मूवमेंट कर रहे हो फौज की बता रहे हो, ये कुछ मिसाइल्स जो उनके बंदरगाहों पर है जहां से वो अटैक करेंगे डिस्ट्रॉयर्स पे। सर अच्छा मुझे एक बात किया बताइए, आपने बताया कि ये जो यहाँ पर ये मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, ये रूटीन प्रैक्टिस है या फिर कोई बड़ी तैयारी है, बस ये बताइएगा एक बार। उनके पास 21 एम्फीबियस शिप्स हैं ईरान के पास, जिनकी उन्होंने 20 से ज्यादा लैंडिंग करवाई है पिछले 4 सालों में। ये तैयारी बाइडेन की है, प्लीज ट्रंप को ना हम लोग बार बार घसीटते रहे। लॉर्ड ऑस्टिन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे 4 साल से, और मिस्टर बाइडेन, इन्होंने ये सब शुरुआत की और एडमिरल ब्रैड कूपर को लाया गया है पिछले साल, जो सेंटकॉम के हेड हैं, और इजराइल को खासकर, जैसे आप कह रहे थे, इजराइल को यूकॉम से निकालकर सेंट्रल कमांड में लाया गया। 40 से ज्यादा मीटिंग की है उसने यूएई के साथ, आयरन ड्रोन उसने लगाया है यूएई में, इनको इंटीग्रेट किया गया। ये दूसरी लड़ाई है, प्लीज इसको रोकिए, इतना आसान नहीं है ये लड़ाई। मुझे लग रहा है सर दूसरी तरह की लड़ाई, और ये जो पिक्चर है ये तो बहुत बड़ी एक पिक्चर पेश होती है। लेकिन मैं एक बार जल्दी से यहाँ पर संजीव जी का रुख करते हुए जानना चाह रही हूँ, फिर मैं अमर जी का रुख कर रही हूँ। संजीव जी, अच्छा यहाँ पर अमेरिका की या फिर ईरान के एंटी में जो तमाम बड़ी ताकतें हैं वो अगर यहाँ पर इतनी सक्रिय नजर आ रही हैं, तो ईरान भी खामोश नहीं है ना। ईरान एक तरफ जो ताकत दिखाता है, उसकी मिसाइल की ताकत, उसकी ड्रोन की ताकत, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी सक्रियता, दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि अब ईरान ने अपनी जो प्रॉक्सी ताकतें हों उनको भी और भी ज्यादा एक्टिव कर दिया है। तो ईरान भी खामोश नहीं है, बस प्लान बी पर वर्क कर रहा है वो। धन्यवाद नैना जी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो युद्ध है, एक सीज फायर तो किसी तरीके से बस उसको एक नाम दिया गया है, लेकिन ये सीज फायर ब्रेक हो गया जब ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने यूएई पर हमले किए, फुजेरा गैस पाइपलाइन को टारगेट किया और यूएस के जो है डिस्ट्रॉयर्स पर हमले किए, और जाहिर है कि अमेरिका ने उसके बाद कार्रवाई की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो एक शांति वहाँ पर किसी तरीके से बनी हुई थी, उसको वो ब्रेक डाउन पे हो गया है। और ये जो, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि सीज फायर टूटा नहीं है, अभी भी ये ऑन द होल्ड है और इसको हम चाहेंगे कि इसको होल्ड करके रखें। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कोई भी अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम हो, वो अपने अपने पोजीशन पे वैसे ही कायम है। और जिसका कि परिणाम ये होगा कि ये जो पूरी स्टेलमेट की जो सिचुएशन है, ये जो वोलेटिलिटी है, जो अस्थिरता है, ये एक लंबे समय तक वहां पर बनी रहने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। ये जैसा कि मैं आपकी सोच में पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जो डायलॉग और नेगोशिएशंस की जो कोशिश चल रही है और एक डील मेकिंग की जो करने की जो कोशिश चल रही है, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है, एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस दिखाई देता है। और इसमें अगर कभी कोई डील होगी भी तो उसमें तभी ये हो सकता है कि जब ये ईरानियन इस्लामिक रिजीम अपने रुख में बदलाव लाए, और जाहिर है कि अमेरिका को भी अपने अकॉर्डिंगली अपने रुख में भी बदलाव लाना होगा। और दोनों ही पक्ष जब तक एक विन विन फार्मूले की तलाश और अप्रोच के साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये शांति हो नहीं सकती। और देखिए, जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का प्रश्न है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है और जिसको कि ईरान ने और इस्लामिक रिजीम ने अपने एक स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन किया है। अनक्लॉज का जो वायलेशन है, जितने भी कस्टमरी लॉज मारी टाइम से रिलेटेड इस्टेब्लिश किए गए थे, सबके सब इसमें ईरानियन इस्लामिक रिजीम की जो रेकलेस रिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है, उसकी वजह से ये बाधित है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। और मैं एक बात और कहूंगा कि इससे ईरान स्वयं बहुत प्रभावित है। ईरान के ऊपर जो काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है, जो नेवल ब्लॉकेड किया है, उससे उसका सारी आवाजाही उसकी ठप है
और इसी तरीके की स्थिति अगर और लंबे समय तक बनी रही तो उसके कुएं जिस दिन ठप होंगे तो फिर कुओं को स्टार्ट करने में बहुत लंबा समय लगेगा। और ये बात बहुत स्पष्ट है, अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट कर रखा है। यदि आपने ये जो ब्लॉकेड वहां पे नहीं हटाया, शिप्स को टारगेट किया, हमारे भारतीय शिप्स टारगेट हो रहे हैं और हमारे लोग भी इससे जो है प्रभावित हैं। फुजेरा की गैस पाइपलाइन पे आखिर हमला करने की क्या आवश्यकता थी? वहां पर कौन सी अमेरिकी सेना बैठी हुई है? लेकिन वहां पर भी आप नहीं छोड़ेंगे और उसको इसलिए टारगेट कर रहे हैं कहीं कहीं कोई अल्टरनेट रूट ना निकल जाए, कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूजलेस ना हो जाए। तो ऐसे में फुजेरा गैस पाइपलाइन को ही आप टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की जो नकारात्मक सोच है, एक तो आतंकवाद को सपोर्ट करने का कार्य आज भी आप कर रहे हैं, इजराइल से आज भी आपकी नफरत अभी वैसे ही बनी हुई है, और उसके बाद अब इंटरनेशनल वाटरवेज को भी आपने बाधित कर रखा है। तो ये जो इस तरीके के अप्रोच पर अगर इस्लामिक रिजीम कायम रहेगी, लेकिन तो मुझे फिर लग रहा है उसका संजीव जी अल्टीमेट ये तो करने पर मजबूर कर दिया गया ना। जिस रूप से पिछले साल भी अगर हमला हुआ, ऑपरेशन हैमर, मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, और इस बार 28 फरवरी को जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने बड़े हमले एक तरह से कर दिए, उनकी मुख्य रिजीम को खत्म कर दिया, तो ईरान को क्या हथियार उठाने पर मजबूर किया गया? क्या ये प्रोवोक करने वाली वो कदम नहीं था? कि इस पर मैं जवाब लूं, लेकिन मैं ये जी अच्छा, इसी पर ही एक और अहम बात ये यहाँ पर जरूर हो जाती है कि जिस तरह से अमेरिका भी बार बार ये दावे करता रहा है, उसको, उन दावों को क्या मैं ऐसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? संजीव जी 20 सेकंड्स, फिर मैं अमर जी का रुख कर रही हूँ। देखिए ये जो नहीं देखिए, मैं मानता हूं नैना जी कि ये जो पूरी जो इस तरीके की जो तनाव वाली स्थिति है वो रिजॉल्व हो सकती है। मैं आज भी कहता हूं कि ईरान यदि अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा और वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए उसको लगातार कहा जा रहा है। अमेरिका ये थोड़ी कह रहा है कि हम आपके ऊपर हमले पे हमले करते रहेंगे। यदि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, इजराइल के प्रति नफरत को त्यागिए, स्टेट ऑफ इजराइल के साथ इंटरेक्ट कीजिए, उसको भी मदरलैंड रखने का अपना अधिकार है। और जब सऊदी अरबिया और यूएई और बहरीन जैसे राष्ट्र इजराइल से बात कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आतंकवाद को आप त्यागिए, न्यूक्लियर वेपन्स को जो है इस इंटेंशन के साथ एक्वायर करना कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, ये कौन सी सोच है? इसमें आप जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की शैतानी सोच है, जब तक उसको आप नहीं त्यागेंगे, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस पे कार्य नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं हो सकती। इसमें तो कोई शक नहीं, ईरान की जो रणनीतियां और ईरान का जो तौर तरीका होता है वो तो इसी तरह का ही है संजीव जी, लेकिन यही तो तौर तरीका अब अमेरिका भी अपना रहा है ना। अमेरिका भी तो कहता है कि भाई ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पुरानी सभ्यता है, और हेरिटेज युग का अगर वो जिक्र करते हैं तो वो भी वही बात है। अच्छा, लेकिन अहमद मस्तिकान जी, हम देख रहे हैं एक तरफ तनाव है, दूसरी तरफ बातों की भी पेशकश की जा रही है, एक बार फिर से पहल करने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके से मामले को शांत तो हो जाए। फिर तो दिखावा क्या है? वो धमकियां दिखावा है या फिर बातचीत का तरीका? जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जो प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर के घर से तकरीबन 12 मील दूर से आपसे बात कर रहा हूँ। इसको तो हमें समझ नहीं आता है इसका नाम क्या रखें। मैकडोनल्ड बर्गर अच्छा नाम है या प्रेसिडेंट छोड़ू लाल? इनके जो है सुबह में एक बात होती है, जैसे आपने कहा, शाम में इनकी एक बात होती है, एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरे बात होती है। एम्यूनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा कि भाई ये क्या है, ये कोई शोबाजी तो नहीं है, ये जंग है, जंग के लोगों की जिंदगियों का मामला है, और यहाँ पर ये मौसूफ जो है एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। और देखिए, मसला ये है कि ये बड़ा पूरा मामला गिच पिच हुआ है इस पूरे इलाके में। हम जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैं बेशक यहाँ बैठा हूँ अमेरिका में, लेकिन हम इस जंग में स्टेक होल्डर हैं। एज अ बलूच मैं कह रहा हूँ, हमारा इलाका सिस्तान और बलूचिस्तान वहां पर मौजूद है। ईरान ने उस पर कब्जा किया 1928 में, अंग्रेज ने उनको दे के गया है। वो हमारा बलूचों का इलाका है। आपको मालूम है जैसे कि वो हुर्मुज़गान से मिला हुआ सूबा है। हुर्मुज़गान में भी बहुत सारे इलाके बलोच मेजॉरिटी हैं, जैसे जाश पोर्ट है, जाश में हमारे मेजॉरिटी है। इसी तरह बहुत सारे और जो इलाके हैं छोटे, जो सिस्तान और बलूचिस्तान से बाहर हैं, तो हम वहां पर एक हमारा स्टेक है। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, आज से कुछ महीने पहले
ये लिंक्डइन में मेलिंडा गेट्स ने कुछ खवातीन के बारे में लिखा कि भाई खवातीन के इंटरनेशनल जो भी है, तो मैंने भी जाके उसके नीचे एक कमेंट किया कि भाई हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो बलोच खवातीन के साथ, महिलाओं के साथ पाकिस्तान फौजी कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके इसके तरफ भी ध्यान दीजिए। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये जो हमने पोस्ट किया, इसको लाइक किसने किया? इसको लाइक जो है दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान मोहम्मद ने लाइक किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई हमदान मोहम्मद साहब जो है बलोच खवातीन के लिए जो बात उठाई जा रही है उसको लाइक कर रहे हैं। तो देखे, हमारा जो है यूएई के साथ, यूएई वालों का हमारे साथ, उनके देखिए ये सारे के सारे ऊंट रखते हैं ना, इनके ऊंट के जो रखवाली करने वाले हैं इनके घरों में वो सारे बलोच है। इनका हमारे साथ बहुत करीबी है। लेकिन साथ में हम ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने जाके गैर जरूरी तौर पे देखें ये जंग शुरू किया, इस पूरे फसाने में अब इजराइल का जिक्र ही नहीं आ रहा है। इजराइली ने तो खामखा में जाके लड़ाई शुरू की। ठीक है, हम इन आइडियोलॉजी को नहीं मानते। मुसीबत ये है कि ये सारे के सारे तीनों आइडियोलॉजी तो वही है, किल इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंट्री। ये तो जूडिज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। ये तीनों इन चीजों पे एक ही है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब तीन किस किस की बात कर रहे हैं? इजराइल अमेरिका, या इजराइल ईरान अमेरिका, या इजराइल अमेरिका और पाकिस्तान, किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान में भी चाहे ये जो नजरिया है किल इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंट्री, ये मुसलमानों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है। देखें, आपके यहाँ जो फिलॉसफी है उसमें अर्जुन जो है 1000 मर्तबा सोचता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। यहाँ तो ये 1000 मर्तबा नहीं सोचते हैं। ये तो फौरन पहले युद्ध करते हैं उसके बाद सोचते हैं। इनमें सब में यही मसला है, ये जल्दी जंग में चले जाते हैं। इस वजह से सारा मसला है पूरे इलाके में। हमारा मसला भी अनोखा है। हम बलोच हैं, हमें अपने देखें, हमारे साथ इंतहाई ज्यादती पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। हमारा जो है वॉर क्राइम्स हो रहा है। हमारे साथ जो है हमारी महिलाओं को आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है डॉक्टर मारंग बलोच को, उसका अब आ ही नहीं रहा है बात। और किसकी बात हो रही है कि ये आसिम मुनीर जो है वो पीस मेकर बन गया है। ये कैसे किस्म का पीस मेकर है जो हमारे ऊपर बमबारी कर रहा है, जो अफगानों के ऊपर बमबारी कर रहा है, जो अपने मुल्क का जो वजीर आजम जो हकीकी है उसको जेल में डाला हुआ है। ये पूरा जो है फार्सिकल है। ये जो अमेरिका ने बीच में दलाल लगाया हुआ है ये भी गलत दलाल है। इसको उनको अच्छा कोई दलाल रखना चाहिए था, शायद मामला जल्दी सुलझ जाता। जी शुक्रिया। ठीक है, अच्छा राजन कोचर जी, देखिए अमर मस्तिकान जी के भी जो पॉइंट्स है वो बड़े वाजिब हैं। अमेरिका की हमेशा से बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच रहती है पाकिस्तान या ईरान को लेकर, या ये कहा जाए टेररिज्म को लेकर भी, दहशतगर्दी की जब बात करते हैं इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, सबको लेकर बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है। और पाकिस्तान को बार बार चुना जाना, पिछले 2 बार की कोशिश, एक बार तो आमने सामने आए फेल हुई, दूसरी बार ये कहा जाए कि जाते जाते रुक गए, और तीसरी बार भी उसी पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने की कोशिश की जा रही है जिस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। ये कितना सिलेक्टिव अप्रोच है इनका? रैना जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी दूंगा अपने तीनों पैनलिस्ट जो ये एक ये हमारे नेवल ऑफिसर है यहाँ पे। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्टली दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल वॉर। अगर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आपके पास बोट्स हैं, इतने सारे नाम ये हमने लिए हैं आपके वॉरशिप्स के, दीज आर एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव इन द हॉर्मुज स्ट्रेट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, और ये एक असिमेट्रिक वॉर है जहां पे इसको ईरान का पलड़ा बिल्कुल भारी है। और इसमें आज तक देखिए, आपको 2 महीने हो गए, अमेरिका ने क्या कर लिया, उसके पास ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो उसका भाग गया यहाँ से, तो वो ये इस ऑपरेशन में पार्ट ही नहीं ले रहा। तो हम लेट्स नॉट डिस्कस इसको नेवल पावर, बिकॉज वो जो नेवल पावर है वो कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए होती है। अब यहाँ पे ये एक
कन्वेंशनल ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए हमको उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इजराइल की बात की हमारे सेकंड पैनलिस्ट ने, देखिए आपने इजराइल को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। हाउ कैन यू गिव अ क्लीन चिट टू अ नेशन हु डज नॉट वांट अ पैलेस्टीनियन स्टेट? आज की डेट में पैलेस्टीनियंस कहां जाएंगे, मुझे बताइए आप इसको पैलेस्टीनियंस के लिए कौन है जो बोल रहा है आज? Name me one nation which is speaking for the Palestinian state except Iran. And can you justify the homicide of 70,000 people just because Hamas ने आपके ऊपर अटैक कर लिया और आपने 70,000 लोगों को मार दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन? और आज आप लेबनान में क्या कर रहे हैं? सो लेट्स नॉट गिव अ क्लीन चिट टू इजराइल। इसलिए मुश्किल साहब से totally सहमत हूं that the rogue in this entire story is Israel and वो जो उसकी दुश्मनी है ईरान के साथ वो सामने आ रही है। 12 दिन की लड़ाई में लेकिन सर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब युद्ध और लड़ाई तो दोनों के बीच में है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सिर्फ आमने सामने ही ईरान और अमेरिका। जब अगर शांति की मेज पर बातचीत होती है तो ईरान और अमेरिका बातचीत करते हैं, जब भी अगर प्रस्तावों की बात होती है तो ईरान और अमेरिका बात करते हैं। इजराइल कहाँ गया उसमें? देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, आप एक नैरेटिव हमको सुनने को मिलता है कि इसको यूएस को फोर्स किया गया लड़ाई में। आई डोंट एग्री विद दैट नैरेटिव बिकॉज यूएस के अलग इंटरेस्ट है इस एरिया में, और इसको यूएस भी ईरान को एक अपना एडवर्सरी, एक ऐसा स्टम्बलिंग ब्लॉक मानता है। बिकॉज आज हम इसको ऑयल की बात करते हैं कि इस यूएस ने लड़ाई शुरू की बिकॉज ऑफ द ऑयल। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ऑयल, इट इज बिकॉज चाइना। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज चाइना की जो कमजोरी है वो एनर्जी, और उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? ईरान से मिलती है बिल्कुल। तो इसको यूएस इज टोटली ट्राइंग टू टारगेट ईरान बिकॉज वो नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पे मजबूत हो। और अभी एक और न्यूज के ऊपर मैं आपका अटेंशन डालना चाहता हूं दैट यूएई इज प्लानिंग टू बाय JF-35 अल्फा एयरक्राफ्ट फ्रॉम चाइना। तो आप इसको देख सकते हैं कि यूएई का भी झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो ये चीजें पूरा जियोपॉलिटिकल आपकी सिचुएशन को बदलने वाली है। आने वाले वक्त में चाबहार पोर्ट, जहां पे हिंदुस्तान का एक जो हिस्सा होता था, आज वो हिंदुस्तान दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि चैनल पे China is going to expand its influence in Chabahar, Gwadar, China is already there, Djibouti में China is there। ये पूरे एरिया में यहाँ पे चाइना अभी फैलने वाला है। और मैं लास्ट पॉइंट टू यू इज जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, बिकॉज आई वांट टू कम टू दैट। देखिए पाकिस्तान के रिलेशंस आज अमेरिका से बहुत क्लोज हो चुके हैं, और अमेरिका इसीलिए चाहेगा एक वेसल स्टेट में, पाकिस्तान को वेसल स्टेट का नाम देता हूं कि वो एक ऐसा स्टेट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उसको बोलेगा खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएगा, बैठ जाओ खड़े जाएगा। तो वो इसको इंडिया के साथ ये नहीं कर सकता है। सो ज्यादातर इंडियन व्यूअर्स समझते हैं दैट वी हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। वी हैव नॉट लॉस्ट एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से पाकिस्तान को देखता है उस तरीके से वो भारत से काम नहीं करवा पाएगा, और इसीलिए उसने इसको इस नेगोशिएशन में लगाया है। ठीक है सर, देखिए यही तो एक बात है पाकिस्तान के लिए। हमने कई बार देखा है कि सिट डाउन और गेट अप वाली जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के साथ ज़रूर पॉसिबल है। लेकिन अब मैं क्योंकि अब मैं जल्दी एक सबके रिएक्शन ले लेती हूँ एक बार जल्दी से। अच्छा संजीव जी, इन सारे परिस्थितियों के बीच में चूंकि चाइना का जिक्र आया, कोचर साहब ने भी किया, इस बीच हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और दौरे के पहले ही काफ़ी कुछ बदलाव और काफ़ी कुछ दबाव, कई रिस्ट्रिक्शंस, कई जगहों पर सैंक्शंस की धमकियां भी वो देते हुए नजर आते हैं। ये भी इसी मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ा हुआ एक तरह से बहुत अहम दौरा है। देखिए मैं एक बात शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक इजराइल और पैलेस्टाइन के भविष्य का प्रश्न है, तो उस संदर्भ में मेरे स्वयं के विचार भी यही है कि इसका 2 स्टेट सोल्यूशन ही इसका हो सकता है। भारत की सरकार का भी विचार यही है, अमेरिका की सरकार भी ऐसे ही सोचती है,
अमेरिका का पूरा एस्टेब्लिशमेंट ऐसा सोचता है, और पूरे विश्व भर में आप किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से अगर बात करें तो वो हमेशा इस बात को कहेगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, जहां पर इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों सॉवरेन स्टेट के तौर पर हार्मोनियस तरीके से, पीसफुल तरीके से साइड बाय साइड रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें, अपने अपने विकास के कार्य को करें। ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो सहमति है वो अभी तक नहीं बन पाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके लिए जो प्रयास हैं वो उसको कराने के जो एफर्ट्स हैं वो लिए जाते रहे। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में प्रयास नहीं किया जाता कि पैलेस्टीन को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इजराइल को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। यहूदी सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है। जब हम अब्राहम एकॉर्ड्स की बात करते हैं तो वो जो अब्राहम में तीनों ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सभी की बातें आती हैं, और एक जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की एक जो आतंकी शैतानी सोच है उसका जो जवाब है वो अब्राहम एकॉर्ड्स में छुपा हुआ है। और डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन की नितांत आवश्यकता है, और वो जब तक होगा नहीं, जब तक ये सभ्यताओं के बीच में एक संवाद नहीं होगा तब तक यहाँ पर शांति स्थापित नहीं होगी। लेकिन उस संवाद की प्रक्रिया चल रही थी नैना जी, वो प्रक्रिया चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था। सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई जैसे राष्ट्र इजराइल के साथ न सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे थे बल्कि यूएई ने और बहरीन ने और 2 अन्य राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज तक कर लिया था। कितनी बड़ी बात थी, सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि इजराइल को यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन किसी को ये पसंद नहीं आ रहा था। ईरान के इस्लामिक रिजीम उसको पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने अपने जो टेररिस्ट जो प्रॉक्सी के माध्यम से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। और हम इस सब को जानते हैं कि एक ही दिन में 1200 लोगों को बचरिंग करना, व्हील चेयर पर बैठे हुए वृद्धों को, गर्भवती महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को जिस निर्ममता के साथ और बर्बरता के साथ मारा गया, क्या इजराइल चुप बैठ जाता क्या? और उसके बाद जो है 250 लोगों को उठा भी ले गए आप। और उसके बाद तो मैं तो कहता हूं कि आज का जो युद्ध है वो तो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, और वो तभी शांत होगा जब तक ये इस तरीके की बैर भावना जो इस्लामिक रिजीम ईरान की है जब तक वो नहीं बदलती है, उसको मौके दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ये तो अनंत काल तक ऐसा चलता रहेगा। फिर तो संजीव जी ऐसा लग रहा है ये तो अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन इसी बात को लेकर ही, अच्छा श्याम कुमार जी, आपकी थ्योरी संजीव जी की थ्योरी से या फिर कोचर सर की थ्योरी से अलग है क्या? क्योंकि आप लगातार रिसर्च करते रखे हैं, और खासतौर से ये अंत कब होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमने वो तस्वीर दिखाई ना, एक तरफ आग लगाने का सामान, दूसरी तरफ फायर एक्सटिंग्विशर को साथ में लेकर चलते हैं। यही तो एक तरह से दोहरी राजनीति हो जाती है। बातचीत कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर दिखा रहे हैं और वो अगर एटम बम की धमकी दे रहे हैं तो उसको ठीक से समझिए और उसी को समझिए और कुछ मत समझिए जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर करते हैं और चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करते हैं अमेरिका के, उन बातों को ठीक से सुनिए। 40वें दिन जब उन्होंने किया था और परसों जो किया है, अमेरिका को ठीक से समझिए, इधर उधर की बातें न करिए और युद्ध को संजय की आंखों से देखना शुरू करिए, महाभारत के, तब अच्छे से दिखेगा। विजिबल बहुत कुछ जो आपको दिखता है वो नहीं होता वॉर में। जो इनविजिबल शक्तियां हैं ना वहां पे खड़ी हुई, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए अब हमको, हमें अब दूसरी चीजें चाहिए। इस बार का अमेरिका वैसे नहीं आया है, वो काम 40 दिन में हो गया। लेकिन श्याम सर देखिए ना, अमर मस्तिकान जी ने भी तो कहा डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात को गंभीरता से इसलिए नहीं लेना चाहिए, वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम होते होते पलटी मार जाते हैं। मिस्टर पलटी नाम रख दिया गया। और देखिए जैसे उसमें प्रोजेक्ट फ्रीडम भी उसमें एक बहुत बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। शुरुआत की गई, कुछ ही घंटों के बाद में फिर से पलटी मार ली। बिल्कुल गलत समझ रहे हैं हम इस बात को। अच्छा। प्रोजेक्ट फ्रीडम ही नहीं, अटैक करने के बाद पासा फेंका कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो, मिडिल ईस्ट पे अटैक हो, ताकि हम अटैक कर, इनको समझिए ना, पता नहीं क्यों नहीं समझते हम। ये शिकारी ने पासा फेंका था ना, क्या अमेरिका को मालूम नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा? क्या पहले से ईरान नहीं कर रहा है? पिछले 40 सालों से कई बार कर चुका है। जिन्होंने पढ़ा नहीं हिस्ट्री उनको समझ में नहीं आ रहा, ये तो पहले भी हो चुका है ना। तो अमेरिका प्रिपेयर, आखिर 12 दिन के बाद युद्ध बंद क्यों किया था और क्या चेंज करके आया हो वापस? प्लीज समझिए। मैं मेजर जनरल कोचर की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इजराइल का मामला बिल्कुल अलग है और एक्चुअली अमेरिका वॉर लड़ने आया। यही एक बात पसंद आई मुझे। बाकी आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लड़ाई अलग की लड़ाई, इसको वो जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ठीक नहीं कर देगा तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी। और उसके लिए ब्लॉकेट किया गया। ब्लॉकेट बाय द वे, ईरान ने काउंटर ब्लॉकेट नहीं किया अमेरिका ने, वो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेड एक लीगल टर्म है, इसको समझिए।
298 आर्टिकल 1 अनक्लॉज का, ये अलग चीज है। ईरान ने जबरदस्ती माइन लगा के ब्लॉकेज किया, अवरुद्ध किया है, और ये ब्लॉकेड नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है, जो एक लीगल कानून की तरह अध्ययन किया जाएगा बाद में, इसके ऊपर चर्चा होगी। और पूरे ओशन में, वर्ल्ड में ब्लॉकेड है उसका। खाली यही नहीं है, कहीं भी ईरान के शिप को मारेगा। 73 शिप को रोक चुका है और 3 शिप को क्रॉस करा के प्रोजेक्ट फ्रीडम एक पॉस्चरिंग दी है उसने। लेट मी टेल यू एक और आगे बात, ये यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स से जाएंगी, ब्रिटेन फोर्स आ जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस, यहाँ आके कहेंगे भाई हटाओ इनको, अमेरिका ब्लॉकेट करके बैठ जाएगा, इनको आगे कर देगा। अगली बात मैं कह रहा हूं आपको, फिर से आगे स्टार्टिंग कर रहा हूं आपको मैं, टॉक्स चल रहेंगी और यहाँ पे सारे नेशंस आके खड़े हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में गया अमेरिका, मल्टीटास्किंग फोर्स की बात कर रहा है वो, बहरीन भी गया है वहां पे, और पासा फेंक रहा है अभी यहाँ बात बंद लेकिन नहीं हुई है। श्याम सर, और ये तो invisible वही लड़ाई यूएन है ना, वही यूएन है जो अमेरिका उसे दूर की कौड़ी तक नहीं समझता, उसकी कोई अहमियत ही अमेरिका के सामने नहीं है। हाँ, वो सब होगा, लेकिन वो मैंने कहा ना, मिलिट्री और फिर कन्वेंशनल और फिर मिलिट्री, ये चला रहा है अमेरिका, पासा फेंके जा रहा है। आपको समझना होगा, उनका 2 रोल है, कमांडर इन चीफ एंड पॉलिटिकल हेड। एज कमांडर इन चीफ वो एडमिरल ब्रैड कूपर लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं वहां से, और एज ए पॉलिटिकल लीडर वो झांसा देते रहते हैं। आप समझिए इसको जी। आप जी नैना जी, यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट अ सिग्नेटरी टू अनक्लॉज। तो ये स्टेटमेंट मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ कि ये अनक्लॉज ऑल दिस, इस यूनाइटेड स्टेट्स तो इसका सिग्नेटरी नहीं है, तो वो उसको अनक्लॉज को क्यों फॉलो करेगा? और अगर आप साउथ चाइना सी में भी देखें, इसको चाइना ने क्या कर लिया, जब जो पूरा जो इसको घेर लिया उस एरिया को, साउथ चाइना सी, अनक्लॉज कहाँ चला गया आपका? बिकॉज चाइना इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी टू अनक्लॉज। तो ये जो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन हम बात करते हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट टुडे एट ऑल। तो हमको इसके बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज नन ऑफ दीज कंट्रीज आर अ सिग्नेटरी टू अनक्लॉज। ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल सर। और शायद अमर मस्तिखान जी भी कुछ कहना चाह रहे थे श्याम कुमार जी की इस बात पर ही। जी अमर मस्तिखान जी। ये मैं कुछ एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, ये जो भी हमारे अब्राहमिक भाई है ना, जितने भी हैं तीनों, ये तीनों के लिए ये है कि टूथ फॉर ए टूथ, एन आई फॉर एन आई, ये है ना। अब इजराइल ने जो है इसको इस तरीके से चेंज कर दिया है कि 100 आईज फॉर 1 आई, 100 टीथ फॉर 1 टूथ। ये उनका फिलॉसफी स्टेट लगता है कि आप एक भी हमारा को हाथ लगाएंगे, हम 100 आपके मारेंगे। आपने देखा कि गाजा में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि साउथ लेबनान में क्या हो रहा है, यानी ज्यादती कुछ कर जाते, डिस्प्रोपोर्शनेट। हमारे लिए ये तीनों एक जैसे हैं, हम सेक्युलर लोग हैं, हमारे लिए ये तीनों एक जैसे हैं, हम इन तीनों में कोई तफरीक नहीं करते हैं। लेकिन मसला जो हकीकत बात है। दूसरी बात ये है कि अब सब में बड़ा मसला एक ये है कि ट्रंप इंतहाई गैर सीरियस किस्म के लीडर है, नॉन सीरियस। आप देख ले, एक दिन वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहेंगे। भाई आपके बाप का जागीर है, क्या आप इसको स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहेंगे? दूसरे दिन वो कहते हैं कि हमें तेल मिलेगा, बहुत मजा आएगा। भाई ये क्या तेल, ये अमेरिका का तेल तो नहीं है, किसी और सॉवरेन मुल्क का तेल है। आप इसके ऊपर कैसे कहते हैं कि ये तेल? आप उसी प्राइम मिनिस्टर को आप जो कह रहे हैं वो सब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के प्राइम मिनिस्टर आपने उन्हें बनाकर रखा है, आप ही के तो देश के हो गए हैं वो। अब आप वहां पर बैठे हैं तो वेल, आपकी इस बात पे यहाँ पर जी संजीव जी भी कुछ कह रहे थे। संजीव नैना जी, देखिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए पहला तो ये कि अनक्लॉज को अगर किसी ने साइन किया, किसी ने रेटिफाई नहीं किया, किसी ने कर दिया है, रेटिफिकेशन भी कर लिया है, लेकिन अनक्लॉज ही सब कुछ थोड़ी है। जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात जब अमेरिका कहता है, जब यदि अमेरिका इस बात को कहता है कि तमाम जो कस्टमरी लॉज हैं उसको हम फॉलो करते हैं मैरीटाइम डोमेन के, और एक व्यवस्था जो बनी हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो नई व्यवस्था थी, तो उसको तो फॉलो करना ही होगा, चाहे आप साइन करें चाहे ना करें। नहीं तो ये पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी, फिर तो कोई शिप मूव नहीं कर पाएगी, और कोई भी कहीं भी टॉल वसूल कर सकता है, जैसे कि ईरान करने की कोशिश कर रहा है। हम भी यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का में शुरू कर देंगे टॉल लेना, और कोई स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगा कोई टॉल, और दुनिया में ऐसे ही नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटर्स में जो है टॉल्स लगाना शुरू हो गया, तो फिर तो ऑयल के दाम वैसे ही बढ़ जाएंगे, युद्ध की जरूरत ही नहीं है, दोगुना तिगुना दाम हो जाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये कहना था। दूसरा ये अमर साहब को की मैंने बात को सुना, देखिए
एन आई फॉर एन आई और आई फॉर 100 आई ऐसे करके ये सोल्यूशन नहीं है। हाँ। सोल्यूशन एकमात्र यही है कि डायलॉग आप कीजिए। बिल्कुल। और ये जो डायलॉग प्रक्रिया चल रही थी, मैं फिर से कहूंगा, वो प्रक्रिया चल रही थी। अब्राहम एकॉर्ड जो है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, ये कोई साधारण इनिशिएटिव नहीं था। और उसका परिणाम ये हो रहा था अमर साहब की I2U2 जैसा इनिशिएटिव, इंडिया, यूएई, इजराइल, अमेरिका एक साथ आ रहे थे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव आगे चल रहा था। भारत को पूरे मिडिल ईस्ट, यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप तो इसको सी केबल के माध्यम से अमेरिका तक जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो सकारात्मक प्रयास चल रहे थे, आखिर इसको डिसरप्ट करने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल। आखिर कौन सी ऐसी शैतानी सोच आ गई कि जिसकी वजह से आपने हमास से इतना बड़ा हमला करा दिया? और ये इजराइल, देखिए 2007 से इजराइल हमास के साथ कोऑपरेट कर रहा था, सब्सिडीज देते थे। गाजा से लोग आते थे, काम धंधा करके वापस लौट जाते थे। मोसाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी लचीली पड़ गई थी। मोसाद को ऐसा लगने लगा कि ये हमास तो अब बदल गया है, अब तो ये शासक हो गया है, ये तो आतंकवाद लगता है उसने छोड़ दिया है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदले थे। टनल्स का जंजाल आपने बिछा रखा था और वो सारा कुछ जो है सब कुछ सामने आया। तो ये जो सोच है ना, जब तक इसको आप नहीं बदलेंगे तब तक शांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, और इस आपकी तरीके की बात को रिएक्शन आ रहे हैं। स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजन जी और अमर मस्तान जी का बिल्कुल संजीव अच्छा जी। देखिए, एक करके एक नैना जी, जी बोलिए। लेट्स नॉट मेक अमेरिका लाइक ए एंजल। और ये जो मैं सुन रहा हूँ ना कि ये रूल बेस्ड और ये सारी चीजें, अमेरिका ने कौन सा रूल फॉलो किया मुझे बताइए। और इसको सिक्योरिटी काउंसिल में और कहीं पर भी अमेरिका ने कोई भी रूल का फॉलो नहीं किया है। तो आप इसको कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अनक्लॉज उसको सिग्नेटरी है बट अमेरिका इज फॉलोइंग रूल बेस्ड ऑर्डर? आज अमेरिका ने इंटरनेशनल वाटर्स में ब्लॉकेड किया है। देयर इज नो लीगल प्रोविजन टू डू दिस ब्लॉकेड इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो प्लीज डोंट गिव अ क्लीन चिट टू अमेरिका हियर, बिकॉज अमेरिका ऐसा कोई देश नहीं है जो रूल के हिसाब से काम करता हो। उसने इसको वेनेजुएला में क्या किया? इज दैट अ यही रूल तो बात है, अमेरिका पर क्या कोई ऐसी कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है क्या? देखिए वक्त इतना ही है, लेकिन अमर मस्तान जी का एक लास्ट रिएक्शन ले रही हूँ 20 सेकंड्स। जी हाँ, देखें, अमेरिका जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिल्कुल उसने थ्रोन टू द विंड। अमेरिका का फिलॉसफी माइट इज राइट, यही सब में बड़ा पूरे दुनिया में आग लगाई हुई है। माइट इज राइट इज नॉट राइट, बहुत गलत फिलॉसफी है ये। ठीक है, देखिए और यही तो फिलॉसफी और यही तो एक फेक नैरेटिव्स ये अपना महिमा मंडन करके अमेरिका की अभी फिलहाल दुकानदारी चल रही है ना। कभी वेनेजुएला, कभी अभी क्यूबा का जिक्र हो जाता है, कनाडा को डराते हैं, ईरान की बात होती है, और अभी तो आते आते वो यही कह रहे हैं कि जब जहाज लौटेंगे तो उसके बाद में एक और बड़ी तस्वीर पेश की जाएगी। क्या कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है? अपनी मनमानी ही यूं ही करते रहेंगे क्या? वक्त इतना ही था। माफी के साथ में श्याम कुमार जी, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल इंडिया बोल रहा है में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी है। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।